अरे अरे, कहाँ चली महारानी? बिना किसी को बताए कहाँ चली जा रही है? और देखो तो बेशर्म को जरा सी भी शर्म नहीं आ रही। देखो तो अभी बिट्टू को गए पूरा 1.25 महीने बीते नहीं और इसे मटक कर बाहर जाने की बेचैनी हो रही है। नया जमाना आ गया दैया रे। अरे जीजी, ये आज के जमाने की बहू है, इससे क्या पतिव्रता होने की उम्मीद लगा रही हो? आप ही बताओ, इसके रंग ढंग पहनावा देखकर कोई कह सकता है? अभी महीने भर पहले आदमी मरा है इसका। बुरा मत मानना भाभी, आपकी बहुरिया के रंग ढंग देखकर तो पहले भी कोई नहीं कह सकता था कि ये सुहागन है। देखे थे मैंने इसके रंग ढंग, हमेशा फीके रंग पहनती थी। सुहागनों की तरह लाल गुलाबी रंग से तो न जाने कौन सी दुश्मनी थी इसकी। सिंदूर तो यूं चुटकी में भर के बालों में छुपा कर लगाती थी कि किसी की नजर ना पड़ जाए कि शादीशुदा है। जरा सी छींट बराबर बिंदी और चूड़ी तो आपकी बहू के हाथ में कभी देखी नहीं मैंने। अरे जीजी, क्या बताओ, मेरे भाग फूट गए। इकलौता बेटा था मेरा, दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। मुझे क्या पता था इस करमचली को घर लाकर अपने बेटे की जिंदगी में ग्रहण लगा रही हूं मैं। अरे इससे शादी क्या हुई, मनहूसियत आ गई मेरे घर में। ठीक कह रही हो आप, सब मेरी गलती है। मैंने इसकी लगाम टाइट ना रखी। साल भर में एक करवा चौथ का व्रत रखने को बोलती थी इसे, उसमें भी ऐसे हाय तौबा मचा देती थी। मेरा छोरा सारे दिन इसके आगे पीछे घूमता था। कभी सच्चे मन से पति के लिए कोई पूजा पाठ किया होता ना, तो आज ये मनहूस शक्ल लिए मेरे सामने ना खड़ी होती। अरे तेरी तो शक्ल देख देख कर जान चले है मेरी। माँ जी, सिर्फ आपने अपना बेटा नहीं खोया, मैंने भी अपने पति को खोया है, और मेरी तो जिंदगी की सारी आस ही चली गई। और व्रत रखने के लिए वही मना करते थे मुझे। खाली पेट तबीयत बिगड़ जाती है मेरी, इसलिए कसम देकर व्रत रखने को मना कर देते थे। मारी तो फिर भी नहीं ना। तेरे जैसी नाटकबाज को खूब जानू, बीमारी का बहाना तू बना रही इतने साल से, और चला गया मेरा हट्टा कट्टा गबरू जवान। तुझे बड़ा जोर पड़ता था ना मेरे बेटे के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरने में और हाथ में लाल चूड़ियां पहनने से। अरे तो खुश हो जाना, सुन ली तेरी भगवान ने। अब सारी उम्र रहना ऐसे ही सुनी मांग और खाली हाथों के साथ। बड़ी मॉडर्न बनी फिरती थी ना, फीके रंग पहनना, सिंगार ना करना, पढ़े लिखे की निशानी होवे ना, तो ले चला गया मेरा छोरा। अब सारी जिंदगी अपनी पढ़ाई लिखाई लेकर बैठी रह। सास की बात सुनकर बहू सुनैना हिचकियां लेकर रोने लगती है और अपना आंचल मुंह में ठूस कर किसी तरह खुद को संभाल कर अपने कमरे में लौट आती है। मम्मा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? दादी ने आपको कुछ कहा क्या? नहीं बेटा, दादी ने मुझे कुछ नहीं कहा, तुम सो जाओ, सब ठीक है। नहीं, दादी हमेशा आपको कुछ न कुछ कहती रहती है और आप हमेशा उन्हें बचाने की कोशिश करती हो। जब से पापा गए हैं, दादी रोज आपको रुलाती है। काश पापा हमारे साथ हमेशा रहते तो कितना अच्छा होता ना। माँ, पापा के सामने दादी आपको कुछ नहीं कहती थी। रानी की बात सुनकर सुनैना रानी को गले लगाकर और भी जोर जोर से रोने लगती है। मैं क्या करूं मेरी बच्ची, हमारी किस्मत भी खराब है। दादी को क्या दोष दूं, ऊपर वाले ने ही मेरी किस्मत में उम्र भर का दुख लिख दिया है। तुम्हारी दादी की बातें तो फिर भी बर्दाश्त हो जाती है, वो तो हमारी अपनी है, दिल से बुरा नहीं चाहती। लेकिन ये दुनिया तो जैसे हमारे जैसे अकेली औरतों के लिए अभिशाप है। समझ नहीं आता पहाड़ जैसा जीवन कैसे पार होगा। माँ, आप बिल्कुल चिंता ना करो, मैं हूं ना आपके साथ। जब भी दादी आपको डांटे ना, उनकी बातों को इग्नोर कर दिया करो, जैसे हम अपने टीचर की डांट को इग्नोर कर देते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रही हो मेरी बच्ची, आगे से माँ कभी नहीं रोएगी। बस तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। हाँ, हम दोनों है ना, मिलकर ये समय भी निकाल लेंगे। माँ, गांव में मेरी सहेलियां कह रही थी कि अब मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी, मेरे बापू नहीं रहना, इसलिए मुझे घर में रहकर बस माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाना सीखना होगा। क्या मेरी सहेलियां ठीक कह रही थी माँ? लेकिन बापू तो कहते थे पढ़ा लिखा कर मुझे पायलट बनाएंगे और शहर में बड़े बड़े कॉलेज में मेरा दाखिला कराएंगे। भगवान ने बापू को हमसे क्यों छीन लिया? माँ, मैंने वादा किया था बापू से कि मैं सारी दुनिया में उनका नाम रोशन करूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था मैं स्कूल में अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाऊंगी। रानी बेटा, तेरे बापू ने जो तेरे लिए सपने देखे थे ना, वो सारे सपने पूरे होंगे तेरे। बापू चले गए तो क्या हुआ, तेरी माँ तो जिंदा है ना। अब तेरी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी बेटा, मैं सब संभाल लूंगी, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। और गांव में अपनी सहेलियों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दिया कर। हाँ सच में माँ? हाँ, अब बस बहुत हो गया,
बहुत आंसू बहा लिए हमने अपनी किस्मत पर। अब अगर मुझे अपनी बेटी की किस्मत बदलनी है तो आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। हिम्मत करके घर के बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। बेशक मैंने अपने पति को खोया है, लेकिन ये नन्ही सी बच्ची रानी, इसके दुख का अंदाजा तो मैं लगा भी नहीं सकती। इतनी छोटी सी उम्र में इतना पहाड़ जैसा दुख दे दिया इसे भगवान ने। उसका दुख बढ़ाने का मुझे कोई हक नहीं है। मैं उसकी माँ हूँ। आज के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी तकलीफें कम करने के बारे में ध्यान दूंगी। कुछ काम धंधा ढूंढना होगा। इस घर की 4 दीवारों में बंद होकर रहूंगी ना तो मेरी बेटी की किस्मत भी काले अक्षरों में लिख ली जाएगी, जो मैं जीते जीते होने ना दूंगी। परंपरा और रीति रिवाज के बोझ में दबा एक छोटा सा गांव रतला। इसी गांव में रहती थी एक प्यारी सी लड़की जिसका नाम था सुनैना। छोटे शहरों में सामाजिक दबाव बहुत ज्यादा होता है। सुनैना पढ़ाई लिखाई में होशियार थी, आगे पढ़ना भी चाहती थी, लेकिन बिरादरी के लोगों के बार बार दबाव देने के कारण सुनैना के बाबूजी ने जल्दी ही देवेश नाम की लड़की के साथ उसका रिश्ता पक्का कर दिया और 19 साल की छोटी सी उम्र में शादी करके वो देवेश के यहाँ आ गई। देवेश बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी भी लड़की को अपने सपने का राजकुमार सच में मिल जाए। उसका दुख दर्द समझने वाला, उसकी पसंद नापसंद को अहमियत देने वाला। एक छोटे से गांव में रहकर भी देवेश ने कभी अपनी पत्नी पर सामाजिक बंधनों का कोई दबाव नहीं डाला। शादी के बाद, हे राम, अरे तेरे माँ बाप ने क्या 2 पैसे की अकल सिखाकर नहीं भेजा तुझे? शादी को अभी 2 दिन हुए नहीं और इस महारानी ने शादी का चूड़ा सिंगार सब उतार दिया। अरे इसे देखकर कौन कहेगा कि ये अभी 2 दिन पहले ब्याह करके हमारे घर आई है? अरे लड़की, ये अपशगुन होवे। सास की कड़ी आवाज सुनकर सुनैना भीतर तक कांप गई थी। इससे पहले कि सास उसे खरी खोटी बातें सुनाती, पति देवेश उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ ना होता ये शगुन अपशगुन। मैंने भी तो अपनी शादी की सगाई की अंगूठी चेन सब उतार दी है। मेरे जेवर उतारने से अपशगुन नहीं होता क्या? सारे अपशगुन औरत के साथ ही जुड़े हैं। उसे आराम नहीं मिल रहा था इतने भारी कपड़े और गहनों में, इसलिए उसने उतार दिए। और ठीक ही है ना, जब उसे ना पसंद हो तो तू क्यों जोर जबरदस्ती करे? सादगी में ही सुंदरता होती है माँ, ये बात गांठ बांध ले। आया बड़ा मुझे पाठ पढ़ाने वाला, सादगी में सुंदरता। ये पहली बार था जब सुनैना के दिल को छुआ था देवेश ने, और यहीं से शुरुआत हुई थी सुनैना और देवेश के प्यार की। यूं तो ये एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन देवेश की समझदारी और सुनैना की सादगी से जल्दी ही दोनों के बीच में गहरा प्यार पनप गया था। साल भर के अंदर ही सुनैना एक प्यारी सी बेटी की मां बनी और सुनैना और देवेश ने अपनी बेटी रानी को ही अपना पूरा संसार समझ लिया। देवेश दूसरा बच्चा नहीं चाहता था। अपनी बेटी रानी को वो परियों की तरह प्यार करता और लक्ष्मीबाई की कहानियां सुनाकर मजबूत बनने की प्रेरणा देता। एक सुंदर खुशहाल परिवार था सुनैना, देवेश और रानी का। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी खुशियों को न जाने किसकी काली नजर लग जाया करती है। शादी के पूरे 8 साल बाद देवेश की अचानक मौत हो गई और वो सुनैना और रानी को रोता बिलखता अकेले छोड़ गया। आज के दिन मैं ये पूछ रही हूँ, कल भी कहीं जाने को चौखट से बाहर पैर बढ़ाया था ना तूने? जो मैंने टोका तो वापस घर को लौट गई। आज फिर कहीं जाने की तैयारी में लग रही है। तेरे मन में क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बेटे को अभी महीना भी नहीं बीता और तेरे कदम डगमगाने लगे? छी, कैसी बात कर रही हैं माँ जी आप? अरे ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं आप? देवेश चले गए, लेकिन उनकी जिम्मेदारी अधूरी है और अब उनके जाने के बाद मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन जिम्मेदारियों को निभाऊं। अच्छा, कौन सी जिम्मेदारी निभाएगी तू? जरा बता तो। खेतों में जाकर हल चलाएगी क्या? 12वीं तक पढ़ी हूं मैं। मेरे बापू ने कंप्यूटर भी चलाना सिखाया था मुझे। मैं देखूंगी कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी तो मिल ही जाएगी। मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है, उसे आगे बढ़ाना है। देवेश के जाने से सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है। अरे तेरे कहने का मतलब क्या है? रानी हमारी कुछ नहीं लगती क्या? तू बाहर जाकर 4 पैसे कमाएगी तभी तेरी बेटी पढ़ेगी। अरे हम सब देख लेंगे, तू जाकर अपना काम कर। आप समझ नहीं रही है माँ जी, देवेश के जाने के बाद अब मेरे पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। मेरी बेटी की जिम्मेदारी है मेरे कंधों पर। आज अपने दम पर चलना नहीं सीखूंगी तो कल को खून के आंसू रोने पड़ेंगे। आप और बाबूजी तो हो ही, लेकिन ये संघर्ष तो मेरा ही है ना। भरोसा रखना, आपकी बहू कोई गलत काम करने नहीं जा रही है। एक तरफ सुनैना अपनी 7 साल की बच्ची के लिए घर की दहलीज पार करके बाहर निकल गई थी, वहीं दूसरी ओर नारायण प्रसाद जी जवान बेटे को खोने के गम से उभरने का प्रयास कर रहे थे। आजकल मेरा काम भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। कुछ साल पहले तक तो हमारे जैसे बिचौलियों के माध्यम से ही गांव में सब शादी ब्याह हुआ करते थे, लेकिन आजकल ये कंप्यूटर का जमाना आ गया। हमारी तो डिमांड बहुत कम रह गई है। अब इस रिश्ते कराने वाले काम से घर चलना तो बड़ा मुश्किल है।
बहू तू कह रही थी ना तुझे कंप्यूटर चलाना आता है, और आजकल ये रिश्ते कराने वाले काम में भी ना कंप्यूटर की बड़ी जरूरत होती है। गांव में भी सभी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजने लगे हैं। अब किसी को लड़के लड़की का रिश्ता लगवाना होता है तो इस कंप्यूटर में ही समझो सारे रिश्ते तय हो रहे हैं। लेकिन हम ठहरे अनपढ़ आदमी है, हमें कहाँ कंप्यूटर चलाना आता है। इसी चक्कर में सारा काम भी चौपट हो गया है। हम कह रहे हैं कि बहू शाम में कुछ देर काम में हमारी मदद कर दिया करो, हो सकता है मेरा काम फिर चल निकले। हद करते हैं आप, आधे से ज्यादा गांव की शादी करवाई है आपने, अब आपको रिश्ते कराने बहू से सीखने पड़ेंगे क्या? अरे भाग्यवान, समय बदल रहा है और इस बदलते समय के साथ जो अपने आप को बदल लेता है ना वही फायदे में रहता है, वरना कल को भूखे मरने की नौबत ना आ जाए। क्योंकि इस उम्र में मुझसे खेती नहीं होने वाली, और जिसे हम अपने बुढ़ापे की लाठी समझ कर बैठे थे वो तो भगवान को प्यारा हो गया। ये सब बातें करके अपने मन को दुखाइए मत बाबूजी, मैं हूं ना, अब मैं ही हूँ आपका बेटा। अब बताइए मुझे क्या काम है? हाँ बेटा, ये लो, ये सक्सेना जी है ना, उन्होंने अपने बेटे के लिए कोई लड़की पूछी थी। अंग्रेजी में कुछ पता देकर कह रहे थे जो भी लड़की के बारे में जानकारी मिले इस पते पर भिजवा दूं। कल पप्पू डाकिया से इस एड्रेस के बारे में पूछताछ करी थी हमने, तो डाकिया बाबू कहने लगे ये कोई घर का एड्रेस ना है, ये कोई ईमेल है। बाबूजी ये ईमेल एड्रेस है। अब आपके पास जो भी कोई रिश्ते के लिए आए ना, तो ये अपना ईमेल एड्रेस लिखकर आपको दे रही हूँ। आप उनकी जानकारियां इस पते पर मंगवा लीजिए, और लड़का लड़की के भी ईमेल पते ले लिया कीजिए। उनके पते पर मैं सारी जानकारियां भेज दिया करूंगी। ऐसा करने से 1 मिनट में ही कोई भी किसी के बारे में जान सकता है। हाँ बेटा, ऐसा ही कुछ सक्सेना जी भी बता रहे थे। ये तो बड़ी कमाल की चीज है भाई। बहू सुनैना ने बाबूजी का काम बहुत आसान कर दिया था। बाबूजी लगभग पिछले 30 सालों से आसपास के गांव के लड़के लड़कियों का रिश्ता करा रहे थे। लोगों का उनके ऊपर भरोसा तो बहुत था, लेकिन सारी दिक्कत तकनीकी ज्ञान पर आकर अटक रही थी, जिसे अब बहू सुनैना ने दूर कर दिया था। एक बार फिर से नारायण बाबू के पास रिश्तों के लिए लाइन लगने लगी थी। बहू काम बहुत अच्छा चल रहा है। पिछले महीने 2 रिश्ते कराए मैंने। ये लो 2100 लड़की वाले देकर गए हैं, और ये 5100 शगुन लड़के वालों का। चलो सही है, सब्जी भाजी का खर्च निकाल लेते हो, ये क्या काम है? कुछ दिन बाद। अरे बहू, आज स्कूल से बहुत जल्दी आ गई तुम। आज स्कूल की आधी छुट्टी हो गई क्या? हाँ बाबूजी, आज आधी छुट्टी थी। आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सड़क की तरफ जो पटेल साहब रहते हैं ना, उनका बेटा है आशीष, शहर से पढ़ लिख कर आया है। पटेल साहब जिद लिए बैठे हैं कि अब जल्द से जल्द मैं उनके बेटे का रिश्ता कराऊं। तो ये तो अच्छी बात है ना बाबूजी, कितने सारे प्रोफाइल तो आए हुए हमारे पास, दिखा दीजिए। कैसी लड़की पसंद है उन्हें मुझे बताइए, मैं कोई अच्छा सा प्रोफाइल मिला कर देती हूँ। आपने बताया लड़का पढ़ा लिखा है, तो ये शालिनी कैसी रहेगी? अरे बेटा, वो तो टस से मस होने को तैयार ही नहीं है। पहली नजर में देखते ही साफ मना कर देता है। पता नहीं कौन सी अप्सरा ढूंढ रहा है। अरे बाबूजी जाने दीजिए ना, हो सकता है शहर में कोई पसंद करके आया हो, इसलिए यहाँ बस अपने पिताजी का मन रखने के लिए लड़कियां देख रहा हो, और बाद में कह देगा उन्हें आपकी दिखाई लड़कियां पसंद नहीं आई, इसलिए गांव की लड़की से शादी नहीं कर सकता। ये तूने पते की बात बताई बहू, अब तो मुझे भी यही लग रहा है। वरना आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे फोटो दिखाने के बाद भी किसी लड़के को कोई लड़की पसंद ना आई हो। आप बेकार में मेहनत कर रहे हैं बाबूजी, ये शहर वालों का ना कुछ पता नहीं होता। आप एक बार कल जाकर काका से मिल लीजिए और उनके बेटे का मन जान लीजिए। कहीं ऐसा ना हो आप उसके लिए यहाँ पर लड़कियां ढूंढने में पसीना बहा रहे हैं और वो साहब शादी करने की इच्छा ही ना रखते हो। बहू की बात मानकर अब तो अगले ही दिन नारायण जी पटेल साहब को फोन मिलाते हैं। पटेल साहब, हम आपके बेटे से एक बार आमने सामने मिलना चाहते हैं। वो क्या है ना, एक बार आमने सामने मिल ले तो बेटे की पसंद को और बारीकी से जान पाते। ठीक है, आप आ जाइए, और हाँ हो सके तो लड़कियों की कुछ तस्वीरें भी साथ ले आइएगा, हो सकता है उसे कोई लड़की पसंद आई जाए। नारायण जी ने जितनी भी लड़कियों की तस्वीर थी सभी अपने झोले में रखी और पटेल बाबू के घर की ओर निकल गए। जो नारायण जी ने सोचा था वही हुआ। पटेल बाबू के बेटे आशीष ने एक एक करके सारी लड़कियों की तस्वीर देखी और बिना झिझक के हर तस्वीर को देखकर ना में गर्दन हिला दी। बेटा, हमारे घुटनों में तकलीफ हो रही है, हमें घर तक छोड़ दोगे क्या? जी काका, मैं अभी बाइक पर आपको छोड़ देता हूँ रास्ते में। आशीष बेटा, एक बात पूछूं? हो सकता है अपने पिताजी के दबाव में तुम खुलकर बता नहीं पा रहे हो, पर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम शादी करना ही नहीं चाहते।
इसीलिए हर लड़की को देखकर इनकार कर देते हो। कहीं शहर में कोई और तो पसंद नहीं कर रखी आपने? देखिए, हम आपके बाबूजी से कुछ कहने वाले नहीं है, बस अपनी भाग दौड़ बचाना चाहते हैं। अरे नहीं काका, शहर में तो कोई पसंद करके नहीं आया हूँ। शादी तो गांव की लड़की से ही करेंगे, बस जिसे मेरी नजर ढूंढ रही है ना, वो मिली नहीं अभी तक। फिर ठीक है, तब तो हम प्रयास कर सकते हैं। अच्छा बेटा, हमारा घर आ गया, हमें यहीं उतार दो। अब यहाँ तक आए हो तो आओ, एक गिलास लस्सी भी पी लो, हमें अच्छा लगेगा। नारायण जी के कहने पर आशीष ने बाइक घर के बाहर खड़ी करी और खुद आकर बैठक में बैठ गया। सुनैना बेटा, 2 गिलास ठंडी लस्सी ले आना जरा। जी बाबूजी। कुछ ही देर में सुनैना लस्सी लेकर बैठक में आई। सुनैना को हाथ में लस्सी की ट्रे लेकर खड़ा देख आशीष अचानक से कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है। अरे तुम यहाँ? बेटा यही तो है वो पटेल साहब के सुपुत्र आशीष बाबू। मुझे घर तक छोड़ने आए थे तो मैंने सोचा अंदर बुला लूं। तुम पहले से जानती हो क्या ना? अरे नहीं बाबूजी, ना मैं जानती हूँ ना जानना चाहती हूँ। आप लस्सी पीजिए, मुझे रसोई में थोड़ा काम है, मैं आती हूँ। माफ कीजिए बेटा, पता नहीं, आमतौर पर तो ऐसा बर्ताव नहीं करती, लेकिन पता नहीं आज इसे क्या हो गया। कोई बात नहीं काका, मैं चलता हूँ। और हाँ काका, ज्यादा मेहनत मत करिएगा। आप ठीक कह रहे थे, मेरी पसंद की लड़की इन तस्वीरों में नहीं है। आप बस आराम करिए। प्रणाम। सुनैना बेटा, इधर आओ। क्या बात है, आशीष को देखकर तुम इतनी नाराज क्यों नजर आ रही थी? सब ठीक तो है ना बेटा? अरे बाबूजी छोड़िए ना, इसके चक्कर में मत पड़िए। इसे कोई शादी वादी नहीं करनी, इसे छोड़िए और कोई और काम देखिए। 2 हफ्ते पहले सुबह 7 बजे सुनैना तेजी से स्कूल की तरफ बढ़ रही थी, तभी एक तेज रफ्तार बाइक ने पास आकर कीचड़ के गड्ढे से कीचड़ उछाला और वो सुनैना के कपड़ों पर जा गिरा। ए मिस्टर, गाड़ी देखकर चलाओ, अंधे हो क्या? अब मैंने कोई जानबूझकर थोड़ी ना किया है। इस गांव में कहीं पर भी अचानक से कीचड़ तो कभी गड्ढा सामने आ जाता है, और तुम भी तो बिजली की स्पीड से भागती जा रही हो। मैंने गाड़ी गड्ढे में ना कुदाई होती तो तुम्हें चोट लगने से कोई बचा नहीं सकता था। एक तो मैंने तुम्हें बचाया, ऊपर से मुझे ही बातें सुना रही हो। ये शहर का 6 लाइन हाईवे नहीं है, गांव की कच्ची सड़क है। यहाँ पर रॉकेट बनाकर बाइक चलाओगे ना तो गड्ढे में ही गिरोगे। आए बड़े मुझे ज्ञान देने वाले। मैडम, मैं तो गांव में नया हूँ, मान लिया मुझे नहीं पता था कि सड़क कच्ची है और उस पर गड्ढे भी है। अब तो यहीं की लगती है ना, तो आप ही थोड़ा आंख खोलकर चल लेती। एक तो सुनैना पहले ही लेट हो रही थी, ऊपर से साड़ी पर आकर लगे कीचड़ ने उसका दिमाग गर्म कर दिया था, और उस पर भी आशीष का लगातार बहस करते जाना सुनैना के बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसने एक नजर अपनी कलाई पर बंदी घड़ी पर डाली और गुस्से में बड़बड़ाते हुए स्कूल की ओर बढ़ गई। अगले दिन सुबह सुनैना ने महसूस किया कि वो लड़का आज फिर सड़क के किनारे बाइक लिए पहले से खड़ा हुआ है। सुनैना उसे देखते ही पहचान गई थी, इसलिए जानबूझकर नजरें फेर के तेज कदमों से अपने रास्ते की ओर बढ़ने लगी। तभी आशीष ने आकर सुनैना के पास हॉर्न बजा दिया। वो कल के लिए सॉरी, एक्चुअली गलती मेरी थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इट्स ओके। सुनैना की तरफ से बात खत्म हो चुकी थी, लेकिन जब तीसरे दिन भी सुनैना ने आशीष को उसी जगह खड़े पाया तो उसका सर चकरा गया। ये तो कोई लफंगा लगता है, हाथ धोकर पीछे पड़ गया। गांव में किसी ने उसे मेरे आसपास देख लिया तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उस दिन के बाद से सुनैना ने स्कूल जाने के लिए दूसरा रास्ता पकड़ लिया था। क्या सुनैना और आशीष का मिलना महज इत्तेफाक है? क्या वाकई आशीष एक लफंगा है जो सुनैना के पीछे पड़ गया है, या सुनैना को गलतफहमी हुई है? क्या वैधव्य का दंश झेल रही सुनैना के जीवन में कोई नया मोड़ आएगा, या ये मोड़ धकेल देगा उसे बदनामी के अंधकार में? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखिए।